नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, चैनल 24/7 देख रहे हैं आप। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान क्या हुआ, देश के अंदर राजनीति की एक अलग तस्वीर देखने को मिलने लगी, जहां कुछ दिन पहले एक मंच पर आकर तमाम विरोधी पार्टियों ने मिलकर इंडी गठबंधन का गठन किया था, जिनका मकसद था बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का। लेकिन वक्त के साथ तस्वीर बदल गई और एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी आशंका सत्ता पक्ष पहले से जता रहा था कि यह गठबंधन ज्यादा चलेगा नहीं और बीच में ही टूट जाएगा। हो भी कुछ ऐसा रहा है। एमपी में सपा, कांग्रेस में और आप, ये तीनों की पार्टी जो है वो अलग अलग धारा में बह रही है। कुछ दिन से आप लोग देख रहे होंगे कि अखिलेश यादव सार्वजनिक मंच से कांग्रेस और ईडी गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन यह गुस्सा उनका इसलिए है क्योंकि कई घंटों के चर्चा के बाद भी कांग्रेस ने उन्हें एमपी में सीट नहीं दी। अब अखिलेश भी एमपी में दांव खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यही वजह है कि सपा कार्यालय में अखिलेश यादव ने एमपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात की और उन्हें एमपी में जीत के लिए मूल मंत्र दिए। अखिलेश की आक्रामकता को देखते हुए कांग्रेस की ओर से थोड़ी सी नरमी दिखाई गई। अखिलेश की माने तो उनके पास कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ लीडर्स का फोन आया है, लेकिन अखिलेश का सवाल अभी भी वही है कि आखिर जब हमसे आपको गठबंधन करना ही नहीं था तो आप हमें बता देते। वहीं कभी हाथों में हाथ डालकर चलने वाली अखिलेश और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने इन सभी मुद्दों पर चुप्पी साध रखी है। जयंत चौधरी ने पूरे मुद्दे पर, आपने देखा होगा, चुप्पी साध रखी है। आरएलडी प्रमुख है और बड़ी खामोशी से पूरे रण को देख रहे हैं। जयंत की खामोशी इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि राजस्थान में होने वाले चुनाव में आरएलडी को कांग्रेस के साथ जो है गठबंधन करना है। और आपको बता दें, बात भी बन गई है और कहा तो यह भी जा रहा है कि राजस्थान में 2 सीटें भी आरएलडी को दी जा सकती हैं, जिसको लेकर आरएलडी ने चुप्पी साध रखी है राजस्थान के अंदर। तो कहीं ना कहीं अभी हमारे पास संदेश कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता के माध्यम से किसी का संदेश आया है। तो अगर वो बात कुछ कह रहे हैं तो मुझे माननी पड़ेगी। नंबर 1, कुछ उन्होंने संदेश दिया है, लेकिन मैं एक बात जोड़ता हूं आपसे, हमें बुलाया ही क्यों था अगर गठबंधन नहीं करना? इसका तो जवाब कोई नहीं। 330 पार एनडीए सरकार देश को दुनिया में फिर से विश्व गुरु कहलाना है, फिर से ताकतवर बनाना है, अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लाना है और जन कल्याणकारी नीतियों को नीचे दर्ज। निश्चित रूप से धोखेबाज लोग हैं, सब षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये सब किसी समाज के साथ, इसीलिए तो समाज इनसे दूर हो रहा है ना, इसीलिए तो इनका बटन अब नहीं छू रहा ना। कांग्रेस का, सपा का, बसपा का, ये आरएलडी, आरजेडी, ये सब धोखेबाज है। तो उनको, जिनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, वो लोग ऐसे बात करते हैं। भाई, लोकतंत्र की स्थापना देश के लोगों ने मिलकर, एक विधायिका होगा, विधान जो बनेगा उसके हिसाब से कार्यपालिका काम करेगी और जनता को भी उसी विधायिका और कार्यपालिका के अनुसार रहना पड़ेगा। अगर गलत करता तो न्यायपालिका उसे सजा देगी और मीडिया उसे बाहर लाएगी। अगर मीडिया बाहर लाई, न्यायपालिका सजा दिया और कार्यपालिका ने सहयोग किया है, और यही सरकारें थी जो आरोप लगा रहे हैं ये संरक्षण देते थे, हमारी सरकार सजा दे रही है, अंतर इतना ही है। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। कैप्टन आय सिंह भदौरिया जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता है। राज शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, सपा नेता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राज शर्मा जी, सबसे पहले रुक आप कर लेते हैं। राज भाई, कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है सपा के सामने, ये समझा जाए? आपके पास आया होगा फोन, ऐसा मुझे पता नहीं कुछ। भाई, अखिलेश यादव कह रहे हैं सर, हमारे पास क्या आएगा? अखिलेश यादव कह रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहली बात कहता हूँ, मैं अखिलेश जी के लिए कुछ नहीं कहूंगा। वो एक नेता है, मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं बार बार यही कहता आया, मैं ऐसे शब्द नहीं कहूंगा। लेकिन एक और बात है, कोई भी पार्टी हो, आपके बड़े नेता ने तो कह दिए शब्द ना। तो अगर मान लो फोन करा भी होगा तो ये कोई कह दिया होगा कि माफी कर दो, ये कोई कह दिया होगा? फोन क्या होगा, फोन पे तो बात कर सकते हैं, अखिलेश जी भी किसी से कर सकते हैं।
और हमारे नेता भी बात कर सकते हैं, इसमें कोई क्या बात करना गुनाह कोई है तो गठबंधन पे अभी शिकवे चाहे किसी के कुछ चलते हो। अभी किसी ने कह दिया हम गठबंधन पे नहीं है, क्या समाजवादी पार्टी ने कह दिया नहीं है, कांग्रेस ने कह दिया नहीं है? ये तो भारतीय जनता पार्टी है जिसका कोई काम नहीं है, बस वो उछाले जा रही है। अरे हम अपने घर का झगड़ा अपने आप निपटा लेंगे, भारतीय जनता पार्टी क्यों अपने को ईद बना रही है भाई? मियाँ बीवी का झगड़ा जब घर के बाहर आ जाता है महाराज, तो फिर वो झगड़ा जो है केवल मियाँ बीवी का नहीं रह जाता है। फिर इस बात को याद रखिएगा। बिल्कुल 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 मनीष भाई सही कहा, लेकिन मियाँ बीवी क्योंकि घर के अंदर होते हैं, और यहाँ की जो मियाँ बीवी वाली बातें ये सड़क घर के बाहर की बातें हैं, ये किसी के चौके में या किसी के बेडरूम में बैठ के बात नहीं हो रही है। इसलिए ये जो मियाँ बीवी वाला ये आपने कहा, एक मैं ड्राइंग ज्यादा रूम चुकी में नहीं बैठकर कहूंगा। बात हुई थी ना, ड्राइंग रूम में बैठकर बात हुई थी। चलिए एक और बेड मेरी पे बात नहीं, सुनिए, चौके में नहीं, ड्राइंग रूम पे बैठ के बात हुई थी। अरे राजनीति तो ये होती है जो राजनीति में तो सबको पता रहता है कौन कहाँ जा रहा है, कि जैसे नरेंद्र मोदी जी को आरएसएस नहीं चाहती कि प्रधानमंत्री बने, गडकरी साहब नहीं चाहते कि बने, और योगी खुद नहीं चाहते क्योंकि योगी जी के पीछे सबने लगा। ये सब जान ही रहे हैं, एक दूसरे की बात है। मगर दिक्कत तो ये है कि यो अभी मैं आपको उसमें सुन रहा था, कोई विश्व गुरु वगैरह की बातें नहीं है। ये बात आप निश्चिंत सनद रहे, आज आपको ये दिन सनद रहे कि 2024 का चुनाव हमारा होगा और सत्ता में हमारा विपक्षी पूरा दल बैठेगा। इस बात में कोई भी कहीं से कहीं भी आप इस बात को कहीं से कहीं शक नहीं है। और ये सरकार जा रही है, और बता दूं आपको, ये हमारा अपना झगड़ा कोई नहीं है समाजवादी पार्टी से, या हमारा समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से या आरजेडी से, लेकिन ये झगड़ा कौन फैला रही है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी उस जेठानी का रोल निभा रही है जो देवरानी आने से चिढ़ती है और कभी सास को बहकाती है, कभी तेवर को बहकाती है। ठीक है, और भदौरिया साहब, मनीष भाई कहने दीजिए आज। हाँ। और भदौरिया साहब भी उस षड्यंत्र में शामिल। अच्छा ठीक है। धर्मेंद्र सिंह जी यहाँ देखिए, देवरानी जेठानी सब हो गया, लेकिन धर्मेंद्र भाई कांग्रेस की तरफ से भी आप लोग पर एक बड़ा आरोप लगाया गया। अब आरोप ये लगा था, जब ये चिरकुट शब्द बोला गया था, छोड़भैया नेता बोला गया था, तब जिस तरह से अखिलेश यादव ने मंच से खड़े होकर अपने पिताजी के सामने से माइक छीन लिया था और तमाम तरह की बातें उस वक्त उठी थी, इस तरह के आरोप लगे थे। कहीं ना कहीं द्वेष तो है ना, मतलब ठीक है आप कह रहे हम गठबंधन है, भैया हैं वो हमारे, चच्चा है हमारे, लेकिन द्वेष तो है ना। आपने एक शब्द बोला, इन लोगों को पचा नहीं, इन लोगों ने सीधे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को बीच में लेकर चले आए। अब बताइए कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो लोग राजनीति में धैर्य जिनके पास नहीं हो, इस तरह की भाषा प्रयोग करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हम कांग्रेस विभिन्न के राजनीतिक प्रदेश अध्यक्ष अभी कितने दिन से उनको कौन जानता है। प्रदेश अध्यक्ष है तो उनको अपनी पार्टी से पूछ करके बयान देना चाहिए, बड़े नेताओं से। हाँ। वो मालिक नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष है। हाँ। दूसरी बात देखिए, जब हम अलग विचारधारा के लोग हैं, विभिन्न विचारधारा, आवाज कम आ रही है इनकी। लेकिन राष्ट्रीय धर्मेंद्र जी की आवाज थोड़ी तेज करा दीजिए, पीसीआर आवाज कम आ रही। हाँ बोले। राजनीति में हम लोग अलग अलग राजनीतिक दल हैं, अलग विचारधारा के, लेकिन जब राष्ट्र हित में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए देश के नागरिकों के तमाम हक हुकूक और तमाम मूल्यों को लेकर के हम लोग जब एक दूसरे से गठबंधन करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे अलग विचारधारा होने के बाद भी कुछ ऐसे मूल्य हैं जिस पर हम लोग साथ में जनता के बीच जाने के लिए तय करते हैं। इस बीच में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन ये अल्टीमेटली तय है कि हमारे जो बड़े नेता बैठ करके आपस में तय किए होंगे, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना होगा कि इन मूल्यों को लेकर के, इन मुद्दों को लेकर के हमको जनता के बीच जाना है। और जो ये सरकार पदारूढ़ है, जिसने तमाम राजनीतिक मूल्यों की हत्या कर दी है, लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त कर दिया है, जिसने जो वादा किया था जनता के बीच उसको नहीं पूरा किया है, उसको लेकर के हम लोग जनता के बीच जाना है। गठबंधन में कभी कभी ये सब बातें हो जाती हैं छोटी मोटी, की जिसमें सीटों को लेकर के या कभी कोई नासमझ नेता इस तरह बयान दे देते हैं, तो स्वाभाविक है कि उसकी क्रिया प्रतिक्रिया होना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुल के कहा कि उनके बड़े नेताओं ने फोन करके इन सब बातों पे से दरकिनार करते हुए बात आगे बढ़ रही है। और सीधी सी बात है कि कांग्रेस में इस तरह के लोगों का कोई मतलब नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष होना अलग बात है, और उनको क्या उनकी राजनीतिक स्थिति है उसको खुद उनके क्षेत्र के लोग और उनके लोग जानते हैं।
तो उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। रही बात भारतीय जनता पार्टी, जो बहुत परेशान है कि इनमें ये हो गया, उनमें हो गया, उनको अपना आचरण देखना चाहिए और अपने पार्टी के अंदर झांक के देखें कि उनके साथ कितने दल थे, आज कहाँ हैं। उद्धव ठाकरे जी कभी उन्हीं के साथ हुआ करते थे, अकाली दल कभी उन्हीं के साथ हुआ करते थे, आज किस स्थिति में है वो। इनके तमाम बड़े नेता जो इनके साथ रहे, इनके ऊपर इस तरह का आरोप लगाए कि ये तो सरकार में रहने पे इनके अंदर, इनके नेता के अंदर वो एरोगेंसी थी, साथ बैठना मुनासिब नहीं समझते थे। राजनीतिक दल जो इनके साथ सहभागी हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करते थे। तो इनको खुद अपना आचरण देखना चाहिए। हम लोगों के दलों में जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है उस पर हम लोग लोकसभा का चुनाव ठीक है, लड़ेंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है राज शर्मा जी, लेकिन एक चीज जो है धर्मेंद्र भाई ने क्लियर कर दी है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष को जानता कौन है, एक तो वो नासमझ हैं, ये सारी चीजें क्लियर उन्होंने कर दी हैं। ठीक है, और वो अभी इतने बड़े नेता नहीं है, वो भी इतने बड़े नेता नहीं है कि वो इस तरह के बयान देते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि यही दिक्कत है कि समाजवादी पार्टी में जो प्रवक्ता हैं, मैंने पहले भी एक किसी चैनल में कहा था, संयम बरतिए। अजय राज जी कोई छोटे मोटे नेता नहीं। पहली बात तो सुन लीजिए, आपकी पार्टी अगर मैं कहूं तो समाजवादी पार्टी सिर्फ यूपी तक है। इनके चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे विश्व अध्यक्ष हो, वो हमारे, फिर मैं कह दूंगा तो अच्छी बात नहीं, लेकिन कहनी जरूर है, क्योंकि जब सपा प्रवक्ता ने बात हमारे अध्यक्ष के कह दी तो ये भी नागावार गुजरेगी हमें कि हमारे अध्यक्ष को कोई छोटा आंक ले। अगर ऐसी छोटा आंकते रहोगे तो सिमट जाएंगे सब कुछ, और भारतीय जनता पार्टी को हंसने का मौका मिलेगा, भदौरिया जी को हंसने का मिलेगा। धर्मेंद्र भाई, कोई नेता बड़ा छोटा नहीं होता। मैं कह रहा हूं किसी भी डिक्शनरी में नेता के आगे और पीछे सम्मान तो लिख सकता है कि सम्मानित नेता है, लेकिन कोई छोटा या बड़ा नेता मैं तो नहीं समझता किसी डिक्शनरी में लिखा है। और आप इस चीज से बचिए। अजय राजी पांच बार के विधायक हैं, और सुनिए आप, वो हिम्मत जुटाने वाले वो नेता हैं। यूपी में अकेले नेता हुए हैं, आपकी पार्टी के नेता नहीं है कोई जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ जाए। और मैं दावे के संग कहता हूं, अगर वहां केजरीवाल ना लड़ते तो निश्चित रूप से मानिए कि राय साहब जीत जाते, नरेंद्र मोदी साहब भी हार जाते। आप उनको छोटा आंक रहे हो। अरे किसी को छोटा आंकने से आप कहां बड़े हो रहे हो भाई? कहां टीवी में आप ऐसी बातें कह देते हो? अजय राज जी को कौन नहीं जानता? अरे तरसते हैं। मैं बताऊं आपको धर्मेंद्र भाई, मैं दावे के संग कहता हूं, अभी वो 2 दिन पहले बरेली में आए थे, हैं? पूरा मीडिया जान रहा था कि बनारस में कहां है। आप ये बातें करोगे, ये आप और मेरा बात करने का मतलब है? आप हंसी का पात्र बनवा रहे हो अपनी पार्टी को भी, हमारी पार्टी को भी। आपकी आवाज मैं नहीं सुन रहा हूं धर्मेंद्र भाई। मैं एक बात कह रहा हूं ना, मैं एक बार भी कभी नहीं कह सकता अखिलेश जी छोटे हैं। वो नेता है भाई, सम्मानित नेता है। ठीक है, आप हमारे नेता को छोटा आंकोगे। सुन लीजिए राज भाई, धर्मेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, कहां बड़े हो जाओगे? अच्छा बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा भदौरिया जी, धर्मेंद्र भाई की आवाज में आ रहा हूं भदौरिया जी आपके पास। ठीक है, आप ये बताओ धर्मेंद्र भाई, आप मेरे नेता को छोटा आंक के बड़े कहां हो रहे? ठीक है, ठीक है, अगर कहीं बड़े हो रहे हो तो मुझे वो स्टेप बता लीजिए ना, दीजिए। धर्मेंद्र को सुन लीजिए ना, धर्मेंद्र भाई को तो धर्मेंद्र भाई बोलिए। राज साहब, मेरी आवाज इनको भी हो रही है। आपके छोटा बड़ा कह देने से आप बिल्कुल कह दीजिए अखिलेश जी छोटे नेता है, आप बहुत बड़ी पार्टी में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मध्य प्रदेश के अंदर सीटों की बात हो रही थी तो अजय राय मध्य प्रदेश में क्या है? क्या मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, या मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष हैं, या उन्होंने, उनको केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के निर्वाचन के लिए अधिकृत किया हुआ है? उनको बोलने से बचना चाहिए था। सूरज को दिया दिखाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। अजय राय जी को गंभीरता पूर्वक, अभी नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, कि उसमें मध्य प्रदेश के बारे में कुछ भी बोलना था तो वो ये कह सकते थे केंद्रीय नेतृत्व जाने, या मध्य प्रदेश में जो लोग चुनाव संचालन कर रहे हैं उनसे पूछिए। आप कितने दिन से जानते हैं अजय राज जी को? धर्मेंद्र भाई, अब इसी में बहस हो जाए। आप कितने दिन से जानते हैं अजय राज जी को? बताइए। दूसरी बात राज साहब, क्या अभी से जान रहे हो क्या? क्यों है कांग्रेस को इतनी तलखी क्यों है भाई? गठबंधन जो है बड़े पैमाने पे तमाम राजनीतिक दल मिल करके जब ये तय विधानसभा के लिए कोई नहीं हुआ था। गलत मत बोलिए धर्मेंद्र भाई, विधानसभा के लिए कोई नहीं हुआ था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप किसी से पूछ लीजिए, ये राज साहब आप ये विधानसभा का नहीं है। तो फिर अखिलेश यादव को क्यों फोन कर रहे हैं आप लोग? क्यों डरे हुए हैं आप लोग? क्यों अखिलेश यादव को फोन कर रहे हैं आपके? ये तो आपका परसेप्शन है कि डरे हुए हैं। परसेप्शन हमारा नहीं है सर, वो खुद फोन कर रहे, बता रहे हैं। किसी से नहीं डरती। अरे जब भारतीय जनता पार्टी जैसी ठीक है राज शर्मा जी, हाँ नहीं मनीष जी, अगर नहीं तय हुआ था तो बात क्या करनी? एक लाइन की बात थी कि भाई विधानसभाओं में इनके नेता को बोलना चाहिए था। तो विधानसभाओं में किसी गठबंधन की बात नहीं हुई। तमाम लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, हमारी जहाँ राजनीतिक पहुंच है वहां हम अपने लोग चुनाव लड़ाएंगे। हमारा कार्यकर्ता है जो वहां मेहनत किया हुआ वो चुनाव लड़ेगा।
एक जो सामान्य समझ होती है, ये बात तो समझनी चाहिए थी। ठीक है भदौरिया जी, आपके पास आते हैं। भदौरिया जी, अब यहाँ पर तो ये है कि मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा तू तू। अब भाई कांग्रेस को जो है मीठा मीठा मिल रहा है तो ठीक है, अब कड़वा मिल रहा है तो तू तू है। मतलब सीट नहीं देना चाह रहे थे और अब बात कर रहे हैं अखिलेश यादव से, तो कहीं डर तो नहीं गए? अब इनको तो नहीं लग रहा है कहीं ऐसा ना हो अखिलेश यादव ने मीटिंग बुला ली? अखिलेश यादव इस वक्त एकदम रौद्र रूप में है कांग्रेस को लेकर, और उन्होंने कई चीजें साफ कर दी है कि भाई देख लो यूपी के अंदर फिर हमसे मत कहना तुम। उन्होंने ना जाने किस तरह के शब्दों का यूज भी किया इनके नेताओं के लिए, छोट भैया नेता, चिरकुट नेता, तमाम तरह के नेताओं कर दिया। और आप कह रहे हैं कि ठीक है बड़े नेताओं का फोन आया तो मैं उनकी बात तो जरूर सुनूंगा, लेकिन उन्होंने लगाते हुए कहा कि ये बताओ जब तुम्हें गठबंधन करना नहीं था तो मुझे बताया क्यों नहीं, मेरे साथ धोखा क्यों किया गया? भदौरिया जी देखिए मनीष भाई, ये दोनों ही जने कंफ्यूज है, एक जने नहीं दोनों ही। कांग्रेस भी कंफ्यूज हो रही है और समाजवादी भी कंफ्यूज है, और ये कंफ्यूजन इनका निकलेगा नहीं लास्ट तक। वो सोच रहा है कि इनके सहारे हमें कुछ में हासिल हो जाएगा, वो सोच रहा है हमें इनके सहारे हासिल हो जाएगा, मगर इसमें समाजवादी पार्टी अपना जो है ना ऊपर अप रखा है और कांग्रेस उसमें जो है ना बिल्कुल सर नीचे कर दिया है। बोले आप जितने मार सकते हो मार लो, क्योंकि कांग्रेस को सोच रही है कि किसी तरह से इनके सहारे कुछ हासिल हो जाए 2024 में। अभी तो कुछ मिल ही नहीं रहा है इनको, इसमें कोई ज्यादा कोई इनके ना कांग्रेस की सोच से कोई फर्क है ना समाजवादी से। समाजवादी को भी मध्य प्रदेश में, राजस्थान तो कहीं शायद लड़ ही नहीं रहे, मध्य प्रदेश में वहां इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पिछली बार एक सीट थी इनके पास, हो सकता है अब की बार वो भी ना आएगी इनके पास। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि 2024 के लिए अगर मानो इनका 2024 को भी गठबंधन इनका हुआ था तो फिर उस टाइम इनकी रूपरेखा क्लियर होना चाहिए। आज जो सर फुटाई हो रही है क्यों हो रही है? दुनिया देख रही कि ये गठबंधन हुआ था और आज एक दूसरे का सर फोड़ रहे, आज एक दूसरे को गालियां दे रहे, चुरकुट बोल रहे। और जिस तरह से अजय राज्य जो कांग्रेस नेता है, मैं ये जरूर कहूंगा कि नेता हर नेता सम्मानी होता है। हम कहने में किसी को ठीक है कुछ भी कह देते हैं, मगर अजय राज जी एक बार के विधायक नहीं है, काफी पुराने विधायक है वो, और एक अपनी पहचान रखते हैं। तो उनको चुरकुट कह देना और कुछ कह देना तो ये भी कहीं से कहीं जायज नहीं है। राजनीति में अपनी बात कही है, बात कहने में कोई बुराई नहीं है। बात हम राजनीति कर रहे हैं तो हम अपना पक्ष रखेंगे, मगर सम्मान किसी का खराब ना करें, सम्मान किसी के साथ छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि हर कोई यहाँ सम्मानी है। अगर वो खास करके जो एक बार भी विधायक बन गया है तो वो सम्माननीय है। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हम लोग राजनीतिक पार्टी है, अपना चरित्र ऐसा दिखाएं कि आम जनता कहे कि वाकई में जो राजनीतिक पार्टियां हैं तो इनके पास ये बोलने की हर चीज की एक क्षमता है, बोलने का एक तरीका है। जब हम आपस में एक दूसरे का चरित्र हनन करने लगेंगे तो आम जनता फिर सोचेगी कि कहां से हमने बिठा लिया, किस तरह के लोगों को। तो इसका एक आम जनता में, पब्लिक डोमेन में बहुत इसका एक फर्क पड़ता है। तो ये चीज हमें सोचना चाहिए। अगर आपका गठबंधन इस चीज में अगर तैयार है तो करें, मगर इस तरह के जो है ना एक दूसरे को गाली गलौज, ये राजनीति खास भारतीय राजनीति के लिए कतई अच्छा नहीं है। पहले भी गठबंधन हुए, हमारा भी बहुत बड़ा गठबंधन है, मगर हमारे गठबंधन कभी इस तरह की गाली गलौज एक दूसरे के लिए कभी नहीं होती है। हमारे सीधा सा है, अगर हमारे साथ आपकी बन रही है तो आप साथ में रहिए, नहीं बन रही तो आपका रास्ता ये है, हमारा रास्ता ये है। मगर किसी को गालियां दे, किसी का सम्मान खराब करे, ये हमारी ठीक है। धर्मेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र भाई देखिए यहाँ सवाल एक और भी है कि इन सबके बीच में जो है आरएलडी ने चुप्पी साध रखी है। जो कभी अखिलेश यादव के साथ हाथ में हाथ डालकर चलने वाले जो नेता है आरएलडी, उन्होंने पूरी चुप्पी साध रखी है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस से राजस्थान में बात बन गई है इसलिए वो चुप्पी साधे हुए हैं। 2 सीटें शायद उनको वहां मिल सकती है राजस्थान में, तो ऐसे में उन्होंने चुप्पी साध ली है। मतलब कि अपने पुराने साथी को वो भूल गए। राजनीति में मतलब साथी कोई नहीं होता, अब तो ये समझा जा सकता है। ये ऐसा कुछ नहीं मनीष जी, ये केवल मीडिया की उपज है और उसमें उनके बोलने का क्या है, जब कोई ऐसा रण तो है नहीं। एक सामान्य बात है कि सीटों को लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बात हो रही थी, उसमें आरएलडी मध्य प्रदेश कहीं है ही नहीं, तो उनके बोलने का कोई प्रश्न नहीं उठता। वो हमारे पहले से उत्तर प्रदेश के अंदर सहयोगी हैं और रहेंगे, आगे भी रहेंगे।
इसमें किसी प्रकार का कोई मतलब कुछ भी खोजने की कोई जरूरत नहीं है, इसके पीछे कोई लूपहोल है। दूसरी बात, भदौरिया जी बड़ी चालाकी से बता रहे थे कि हम बहुत बड़े गठबंधन। अरे साहब, सूप बोले सूप चलनी जिसमें 72 छेद। अरे आप महबूबा मुफ्ती के साथ रहे सरकार में, जब तक मलाई काटे नहीं, उसके बाद आतंकवादी कहने लगे। आप महाराष्ट्र में बहुत पुराने आपके बड़े नेताओं के जमाने से गठबंधन सहयोगी रहे और सरकार नहीं बना पाए तो उनको जेल भेजने के अलावा सारा कर्म कर दिए। क्या नहीं कह दिए आप लोग और आपके नेता। बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी के साथ सरकार में रहे और सरकार से हटते ही उनको जंगल राज का धर्मेंद्र भाई, ये सारी बातें तब हुई ना जब ये गठबंधन से टूटे हैं। ये भी तो समझना होगा ना, जब गठबंधन से ये हटे हैं तब जो है आरोप लगे हैं, लेकिन गठबंधन के दौरान कहाँ आरोप लगे हैं, ये बताइए ना। नहीं, हम लोगों ने देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ, अंतर यह है कि हमारे यहाँ कोई किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं है। लेकिन जहाँ अब एक स्वाभाविक सी बात है, जहाँ दो विभिन्न विचारधारा के लोग किसी महत्वपूर्ण मुद्दों को कुछ लेकर के एक साथ आते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ होगा और कोई बयान दे दिया, क्रिया प्रतिक्रिया हो गई। बाकी बड़े माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही कहा और कांग्रेस के भी बड़े लीडर, कोई इस तरह का बयान कुछ आया हो तो आप बताइए, कहीं कुछ सुनने मिला हो। दोनों लोगों ने आपस बात कर लिया, कोई गलतफहमी रही होगी, दूर हो गई। रही बात स्टेट की, राज साहब कह रहे थे, मैं तो मीटिंग में नहीं था, ना हम लोगों के यहाँ किसी को ऐसा बताया गया, मैं अधिकृत रूप से नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जब समझौता होता है तो तमाम चीजें अपने आप इंक्लूड रहती है। ये कहीं भी नहीं लिखा गया, न किसी में बयान आया कि राज्य में होगा कि नहीं होगा या सेंटर में होगा केवल एक चुनाव के लिए हो रहा है, ये कि चुनाव बाद फिर अलग हो जाना है, ऐसा कुछ नहीं था। एक साथ ये सारे दल इकट्ठा हुए और भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम कुनीतियां हैं उसके खिलाफ देश को बचाने के लिए, इस देश को इनके जो पूंजीवाद है इनका, जो कुछ लोगों के जेब में देश की तमाम चीजों को बेच करके भर देने का काम कर रहे हैं, गरीबों को और गरीब बनाने का काम कर रहे हैं, मध्य वर्ग के कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं, बेरोजगारों को ठगने का काम कर रहे हैं। उनको अभी तक कोई नौकरी नहीं, केवल फार्म भरो और फिर अगले साल तक कौन सी परीक्षा लेते हैं कि 1 साल के लिए वैलिड है। और उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आप बताऊं, एक भी भर्ती नहीं आई और वो खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया, फिर दोबारा नहीं हो रहा है ना। बात तो ये है, अब यहाँ पर आप देखिए बात नहीं, इसी पर आरएलडी के, सुनिए, इसी पर हम लोग आरएलडी की जब बात कर रहे थे, इसी पर चुनाव लड़ेंगे। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी जरूर धार्मिक एंगल लेकर कहीं सुनिए ऐसा धर्मेंद्र भाई, लेकिन हम सारे लोग, आप धर्मेंद्र भाई आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि हम सारे लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सारे मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, देश की जनता को लेकर चलने नहीं लड़ पाएंगे हम। एक चीज धर्मेंद्र भाई बताएं आपसे, मैंने आरएलडी का नाम क्यों लिया, ये हमारी उपज नहीं है सर, ये आप ही लोग की उपज है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राजस्थान में जो है कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हो गया है, एमपी में आपके साथ गठबंधन नहीं हो पा रहा। नहीं सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। अब ऐसे में कांग्रेस ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस छोटी पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी है। और एक डिबेट में मेरे साथ खुद ही राज शर्मा जी थे, तो उन्होंने कहा था भाई हमने ठेका थोड़ी ना ले रखा है किसी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का, तो ये एक बड़ी पार्टी, एक पुरानी पार्टी है। अब खेला ना खेलने आरएलडी के साथ अच्छा खासा गठबंधन कर ले ये लोग, और आप लोग जो है यहाँ पर मुंह बाए बैठे रह जाए कि भैया हम तो इनके साथ सोच रहे थे, बढ़िया इनके साथ चल रहा है मामला, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस यहाँ तो सारा काम ही गड़बड़ कर दी है। तो सर इसलिए सवाल उठ रहे हैं। मनीष भाई देखिए, किसी के गठबंधन कर लेने से हमारी राजनीतिक स्थिति नहीं चेंज होती है। फिलहाल आरएलडी के विषय में वो हमारे पहले से सहयोगी हैं और अभी हैं, उस पर कोई इस तरह का हाइपोथेटिकल प्रश्न पे जवाब देना कोई उचित नहीं है, न उस पर कुछ बोलना चाहता हूँ। लेकिन सर एक मंच पर अभी तक विधानसभा चुनाव के बाद से एक मंच पर आप लोग दिखे नहीं। विधानसभा नहीं, बिल्कुल जहां जरूरत हुई मीटिंग में, ऐसा नहीं है हर जगह बैठे। अभी कोई ऐसा कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हुआ सर, सार्वजनिक मीटिंग नहीं, अभी सार्वजनिक कार्यक्रम ऐसा कोई हुआ नहीं जहां दो अलग दल है हम लोग। कोई ऐसा बिल्कुल बैठकें होती है, मुलाकात होती है, ये आप पीछे देख लीजिए, तमाम बार। अभी दिल्ली में हुई थी, इसके पहले लखनऊ भी बैठक हुई है कोई, लेकिन ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ जहां दोनों दलों के लोगों का संयुक्त कार्यक्रम रहा हो। बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और राज शर्मा जी भाई, इनकी एक पार्टी और भी है, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है मामला आरएलडी। आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, गड़बड़ लग रहा है कुछ करेंगे आप लोग ये राजस्थान चुनाव में, इसीलिए बेचारी आरएलडी भी एकदम चुप्पी साधे हुए। उन्हें आरएलडी बोल जरूर देती कि नहीं देना चाहिए सीट, नहीं देना चाहिए सीट, उनको खुश कर दिया कि भैया तुम खुश रहो, बाकी तो इनसे हम निपट लेंगे, अब बाकी तो हम देख ही लेंगे।
नहीं, ये घर की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक तो इसमें सारे ये जो जितना भी ये कार्यक्रम हो रहा है, ये सब की जड़ है ये भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद पे तलाकशुदा है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी कई पार्टियों से अपने तलाक कर दी है। हाँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, मेरे धर्मेंद्र भाई हैं। हाँ। भाई तो मेरे भदौरिया जी भी हैं। हाँ। तो लेकिन इनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये हमारा जो गठबंधन है इंडिया का, ये इसका उद्देश्य है देश को बचाना। हाँ। इसका उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करना। धर्मेंद्र भाई, हम उस उद्देश्य के लिए अगर किसी को थोड़ी सी बलिदान भी देना पड़ जाए, उस पे तो सिर्फ कांग्रेस देगी, सिर्फ कांग्रेस दे, माफ कीजिएगा, सिर्फ सपा दे सिर्फ बलिदान। जो बात हुई थी वो 3 दिन पहले हुई थी और 2 दिन पहले समाप्त हो गई। और मेरा बात कुछ नहीं समाप्त हुई है सर, वो कल फिर बयान दिए हैं कि जब गठबंधन करने नहीं है तो हमें बुलाया क्यों। सवाल का जवाब नहीं मिल पाया बेचारे अखिलेश यादव। ये गठबंधन हुआ है, ना कि गूंगा बनाने के लिए हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं जो अपने पार्टनर्स को गूंगा बना दे। अरे तो पार्टनर्स को बताएंगे ना कि तुमको इतना परसेंटेज देंगे, इतना परसेंटेज देंगे। यहाँ तो नरेंद्र मोदी पहले कह चुके हैं जिसकी सीट यहाँ पर बीजेपी की कंफर्म है वो लोकसभा चुनाव में भूल जाए, क्योंकि हम तो गठबंधन के हिसाब से देखेंगे, सीटें देंगे, चाहे वो अच्छा काम कर रहा हो चाहे बुरा काम कर रहा हो। ये संगठन है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी को संगठन मानना भूल है। ये संगठन है नहीं, ये कॉर्पोरेट ऑफिस है। इनके एक है जनरल मैनेजर, एक है असिस्टेंट जनरल मैनेजर, बाकी हैं जैसे उसमें बता देते हैं ना, जैसे एक मेडिकल कंपनी बना एरिया मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर। इनके यहाँ बोलने का अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ सब कुछ बोलिए, जो दिल में आया। हमारे घर के बच्चे को बोलने का अधिकार है। तो फिर क्यों नाराज है? मान लीजिए कि आपके नेता को चिरकुट कह रहे हैं तो कह दिए कोई बात नहीं, तो फिर क्यों नाराज हो रहे हैं? ना, बोलने का अधिकार का मतलब ये कोई कि ना समझ है आपके नेता बोल रहे हैं ये लोग, तो छोड़िए ना, क्या दिक्कत है? पहले अभी मैंने धर्मेंद्र भाई से बोला, धर्मेंद्र भाई बोल रहे थे, धर्मेंद्र भाई मान गए। कहीं मैं गलत बोल जाऊंगा? धर्मेंद्र भाई माने नहीं है। मान गए ना, वो आप भूल जाइए। आपके नेता ने अगर फिर कुछ बोला तो फिर धर्मेंद्र भाई का भी आप रौद्र रूप देख लेंगे, है ना? धर्मेंद्र भाई माने नहीं है। धर्मेंद्र भाई भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैं दोबारा कह रहा, भारतीय जनता पार्टी अच्छा ठीक है, अभी मैं धर्मेंद्र भाई अच्छा ये बताइए धर्मेंद्र भाई, ये लोग स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को इस पूरी राजनीति में घसीटने का क्या तुक था? क्या आपको सही लगता है घसीटना चाहिए था? जब बातें खत्म हो गई थी तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को क्यों घसीटा गया पूरे मामले में? नेताजी को किसने घसीटा मैंने बयान सुना नहीं, इसलिए उस पर मैं नहीं, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने ये बात कही थी। इनके प्रदेश अध्यक्ष ने ये बात कही है। नहीं, हमने उस बयान को सुना नहीं। मैं बयान सुनवाऊं आपको, आप सुनेंगे तब प्रतिक्रिया देंगे। 30 सेकंड दे दो मनीष भाई। एक सेकंड आ रहे धर्मेंद्र भाई से पास आ रहे हैं। केवल सपा बसपा या कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी या जो भी इस देश के उस दौर के राजनीतिक राजनेता हैं, व्यक्तिगत नहीं धर्मेंद्र भाई, इनको घसीटना चाहिए था कि नहीं? हाँ या ना, ये सही था ये जो बोल रहे थे उस वक्त? इन्होंने जो लोकतंत्र के प्रदेश अध्यक्ष ने बोल दिया। मैं दो बात है मनीष जी, मैंने तो कोई बयान इस तरह सुना नहीं, इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं करूं। लेकिन मैं आपको बयान भी सुनवा बारे में यदि कोई नेताजी के बारे में यदि मेरे जैसा कोई कार्यकर्ता कुछ बोलता है तो सूरज को दिया दिखाना होगा। नेताजी के बारे में क्या बोल सकता है कोई? उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए समर्पित कर दिया, और शायद भारतीय जनता पार्टी का बड़े से बड़ा नेता भी उनका एहसानमंद ही होगा, एहतराम ही करता होगा। तो इसीलिए अखिलेश यादव ने उनकी इज्जत नहीं की थी, इसीलिए अखिलेश यादव ने उनकी इज्जत नहीं की थी। किसने इज्जत नहीं की? एक आदर्श राजनीति में, भारत की राजनीति में एक आदर्श बाप बेटे की जोड़ी, एक बड़े मतलब ये सड़क पर दिखाई देती है, चौराहे पर लड़ाई करते हैं, आप माइक छीन लेंगे। इतने बड़े नेता आपने कहा, आप ही कह रहे हैं बहुत बड़े नेता, सब उनके विचारधारा पर चलते हैं, चल रहे हैं। लेकिन आप ऐसे नेता की आपके यहाँ अखिलेश यादव ने सुन रहे थे उस वक्त, तो ऐसे में सवाल उठाया है। अब ये सवाल मतलब वाजिब आप समझते हैं जो इनके प्रदेश अध्यक्ष ने उठाया? मनीष जी, नेताजी और अखिलेश जी का पूरा जीवन सार्वजनिक जीवन है, और कोई इस तरह की घटना कोई तूतू मैं नहीं थी। तूतू मैं होती घर के अंदर होती। दोनों लोग घर से आए
और अगर कोई बात नेताजी ने कहा तो उसका जवाब अखिलेश जी ने बताया कि नेताजी ऐसा नहीं ऐसा था। इस तरह का कोई वहाँ सर वो पूरा विजुअल चला देंगे ना सर, तो फिर आपके फिर उस दौर का जो है ना फिर पसीना निकलने लगेगा। आज का पसीना नहीं निकलेगा, उस समय का पसीना निकलेगा सर। वो फुटेज मैंने चला दी तो जवाब नहीं देते बनेगा। लेकिन जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने इज्जत नहीं की थी अपने पिताजी की। ठीक है भदौरिया जी, भदौरिया जी उस कार्यक्रम में मैं खुद उपस्थित था। देखिए मनीष जी, अभी जैसे इन्होंने हमारे लिए कहा, तो हमारे तो जी ने उठाया राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पार्टी के, तो वो उत्तर प्रदेश के मुखिया होने के नाते सर उन्होंने कहा सर कौन कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, कौन कैसे सिंबल पाया है, वो पूरा उत्तर प्रदेश, पूरी दुनिया जानता है। और जो राजनीति को समझते हैं उन्हें भी सब कुछ मालूम है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे फिलहाल। भदौरिया जी आते हैं, धर्मेंद्र भाई आते हैं, नेताजी नहीं दिया। ठीक है आते ठीक है भदौरिया जी। देखिए मनीष जी, हमारे तो संस्कार हैं। इन्होंने कहा कि नेताजी का सम्मान बीजेपी के नेता भी करते थे। बिल्कुल हमारे तो ये संस्कार हैं कि हम हर किसी का सम्मान करते हैं। हम किसी के सम्मान में कभी गलत बोलने की कोशिश करते ही नहीं है। जो अगर सम्मानी है तो बिल्कुल उसको हम सम्मान देते हैं। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, अखिलेश जी की सरकार हटी, तो एक सरकारी गाड़ी थी नेताजी के पास, मर्सिडीज थी सरकारी गाड़ी। और उस टाइम अगर चाहती हमारी सरकार आदित्यनाथ जी तो वो गाड़ी वापस ले सकते थे, क्योंकि सरकारी गाड़ियां सब जमा होती है। मगर ससम्मान जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि नेताजी की गाड़ी हम वापस नहीं लेंगे, उन्हें मिली है वो उन्हीं के पास रहेगी। तो हम तो सम्मान सभी का करते हैं, हमने सम्मान कभी नहीं छोड़ी। अब ये अखिलेश जी की बात तो दुनिया ने देखी है कि किस तरह से मंच पे उनके धक्का मारा था। मेरे पास फुटेज है वीडियो की, कहो तो मैं दिखा दूं। और जो है ना माइक हाथ से छीन लिया था। तो इससे ज्यादा अपने बाप की, मैं उस जब मंच पे भी ये जो सलूक किया है, वहां बाप बेटे नहीं हो, वहां एक आप पार्टी के अध्यक्ष और वो पार्टी के संस्थापक हैं। तो वहां पर ये अधिकार नहीं था कि हम बाप के नाते उनसे कुछ कह रहे हैं, क्योंकि एक पार्टी के आप अध्यक्ष हो और वो पार्टी के संस्थापक थे। तो आपका कर्तव्य था माननीय मुलायम सिंह जी का, वहां इस तरह से आपने जो बेइज्जती करी, उनका सम्मान खराब किया। ये जो धर्मेंद्र भाई, ये जो पुरानी तस्वीरें हैं ना, इसलिए उकेर कर आ रही हैं फिर से सामने, क्योंकि भाई प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के जब ये बात उठाई, इसलिए ये बात सामने उठ कर आ रही है। तो ये चीजें बहुत समझना जरूरी हो गया है। ठीक है, एक मिनट, भदौरिया जी कुछ बोल रहे हैं, हम आ रहे हैं, धर्मेंद्र भाई आ रहे हैं। भदौरिया जी 5 सेकंड रुकिए, भदौरिया जी जल्दी से। 2 सेकंड में मैं अपनी बात 2 सेकंड में अपनी बात हाँ जी, पूरी करें। हाँ। इसके बाद माननीय शिवपाल जी ने क्या वक्तव्य दिया था, मेरे पास वीडियो कहो तो मैं वीडियो चला के भी दिखा दूंगा आपको। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी अपने मार्ग से भटक चुकी है, अब तो ये भूमाफियों, गुंडों, बदमाशों की पार्टी बन चुकी है। ये शिवपाल जी ने कहा था। कहिए तो मैं वीडियो चला दूं, आप देख लो, सुन लो। ये और मैंने ट्विटर पे भी ये वीडियो डाला है, उसको अभी तक मिलियन लोग देख चुके हैं। तो आपके खुद ही नेता कह रहे हैं कि ये पार्टी गुंडों की, बदमाशों की पार्टी अपने मार्ग से भटक चुकी है। तो और बात ना लोगे बीजेपी का, अरे बीजेपी तो सबका सम्मान करती है, जैसे हमने माननीय मुलायम सिंह जी का करा, और भी है कांग्रेसी नेता, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। नहीं, मुलायम सिंह का तो किया गया था, लेकिन वो भी मुझे समय याद है कल्याण सिंह का नहीं किया गया। सपा के तरफ से एक लोगों ने भी पूर्ण उनके यहाँ पर पुष्प अर्पित नहीं किया था, कल्याण सिंह का सम्मान नहीं किया था, ये भी मुझे याद है। नहीं, आपने देखा हो अभी कल्याण सिंह जी की जब मृत्यु हुई थी, नहीं, मैं सपा की बात कर रहा हूँ, मैं सपा की बात कर रहा हूँ। सब पहुंचे थे। नहीं, सपा इन्होंने नहीं किया था, कांग्रेस, हाँ, और बाकी सपा की तरफ से कोई ज्यादा बयान भी नहीं आए थे। लेकिन हम फिलहाल उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन बात यही है ना धर्मेंद्र भाई, ये बातें क्यों उठती हैं? ये पुराने बातें उठाने के लिए बैठे हैं कांग्रेस के लोग, उन्होंने पुरानी बातें उठा दी। अब जब बातें उठती हैं तो दूर तक जाती हैं भाई, फिर समाज में फिर वही बात उठती है। भदौरिया जी, नेताजी का इतना लंबा करियर था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे, और उनका एक स्वाभाविक प्रोटोकॉल था, Z+ सिक्योरिटी थी, उनको सरकारी गाड़ी मिली और अंतिम समय तक रही। इतनी छोटी सोच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है कि उन्होंने ये सोचा कि मर्सिडीज गाड़ी लेकर के क्या उनको बिना गाड़ी कर देते, जो प्रोटोकॉल में नियम है गाड़ी देनी ही पड़ती, तो बदल सकते थे।
भाई क्या इतने नीचे सोचने वाले नेताजी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हो सकते हैं, दूसरे कोई नहीं। दूसरी बात, अडवाणी जी मंच पे किस तरह से बेबसी से आंखों से आंसू भर के प्रधानमंत्री जी को हाथ जोड़ करके देख रहे थे कि इधर भी देख लीजिए, वो भी फुटेज पूरी दुनिया ने देखा है, किस तरह सम्मान करना जानते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात रही, मैंने फिर कहा कि उस कार्यक्रम में मैं था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जो देश के उस समय हमारे संस्थापक, देश के बहुत बड़े पिछड़ों के और देश के तमाम गरीब वंचित तबकों के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उनसे कुछ पूछा होगा, उनको किसी ने शिकायत की सरकार में ये कमी रह गई है। उन्होंने देखिए वो घर में भी पूछ सकते थे, बाहर भी पूछ सकते, उनको पूछा और उन्हीं प्रश्नों का जवाब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि नेताजी ये नहीं ये है। अब उसको वीडियो फुटेज के माध्यम से बना करके ये भारतीय पुराण उसको चला करके दूसरे के घर में झांकना, वहाँ पर कितना हंगामा हुआ था ना, वहाँ पर वो हमें ना बताइए सर, वो भी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल वो अब जो नहीं है हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग उनका सबका सम्मान करता है, क्योंकि नेताजी से मैं भी मिल चुका हूँ, मैंने भी काफ़ी रिपोर्टिंग की है ऐसे में, तो उनका भी मैं भी सम्मान करता हूँ। ऐसा नहीं, मैंने भी उन्हें लाठी खाते हुए देखा है भाई, तो ऐसा नहीं है, तो उनका सम्मान हम सब करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि धर्मेंद्र भाई, कैसे आप लोग कह रहे हैं लोकतंत्र को बचाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, बेरोजगारी मिटाएंगे। क्या गरीबी बेरोजगारी सिर्फ केंद्र में बैठ के मिटाई जा सकती है, राज्य में बैठ के आपके नेता नहीं मिटा पाएंगे, मुख्यमंत्री बन के नहीं मिटा पाएंगे? वहां पर तो आप लोग एक साथ आ ही नहीं पा रहे। आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, सपा अलग लड़ रही है, ये कांग्रेस अलग लड़ रही है, और अब ये कह रहे हैं हम जो है विधानसभा चुनाव के लिए हमने कहा ही नहीं है आप लोगों से। तो अब कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में ही तो चल रही है ना जितनी भी चीजें चल रही हैं। राज शर्मा जी। हाँ जी राज भाई, लगता है धर्मेंद्र जी का संपर्क टूट गया है। ठीक है, हाँ राज शर्मा जी आपके पास आ जाते हैं। राज शर्मा जी, देखिए सवाल ये है राज भाई कि कैसा गठबंधन है ये, मतलब इसका कोई अस्तित्व है कि नहीं है? मतलब सिर्फ कुर्सी की लालच के लिए ये गठबंधन है? एक तरफ आप बेचारे इनको अखिलेश यादव को धोखा दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम बात करेंगे, क्योंकि आपको भी लग गया है कि अब तो काफ़ी शीशा लेदर हो गई है, बात कर लेना ही सही है, क्योंकि अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर ये जो जितना भी रायता आप लोगों ने फैला रखा है उसको समेटेगा कौन अब? तो अब यहाँ पर तो सवाल ये है ना सर कि आप लोग विधानसभा में अगर नहीं हरा पाएंगे बीजेपी को, तो फिर केवल केंद्र में हरा कर क्या कर लेंगे? आप लोगों को तो पहले विधानसभा को जड़ तो मजबूत कर लें। मनीष भाई, एक बात सनद रहे आपकी, अगर विधानसभा में हराया, प्रदेशों में हराया, तो वो कांग्रेस पार्टी, और मैं आज फिर कह रहा हूं, यूपी से भी अगर भगाएगी तो कांग्रेस पार्टी भगाएगी। ये हुई दो बातें। तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि आज रामनवमी का दिन है और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरे भाई भदौरिया जी एक छोटी सी गाड़ी के लिए रो रहे और उस नेता के लिए रो रहे हैं। आप फौजी हैं, मेरी बात को समझ रहे होंगे। ये वो नेता है जिन्होंने फौजियों को जान दी। मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह वो नेता हैं जिन्होंने फौजियों को जान दी, और मुझे लग रहा शायद आपको भी पता होगा क्या जान दी। लेकिन आपने एक छोटी सी गाड़ी, मेटलिस्टिक चीज क्या दे दी जिसके वो हकदार थे। राज भाई, आज आपको ये इतिहास याद आ रहा है, जब आपके प्रदेश अध्यक्ष बयान दे रहे थे तब नहीं इतिहास याद आ रहा था क्या? हाँ मनीष भाई, कल सुबह 10 बजे मेरे ही सामने प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया कि हम मुलायम सिंह के पैर छूते थे, आपने वो क्यों नहीं चलाया? उन्होंने माना, और उन्होंने मुलायम सिंह जी के लिए कुछ नहीं कहा है। अच्छा। ये गलत मीडिया फैला रहा है। उन्होंने अखिलेश जी के लिए कहा कि जो भी कहा, लेकिन कल मेरे सामने का मुलायम सिंह भी तो शामिल थे सर। प्रेस वार्ता है कि मैं खुद स्वयं में मुलायम सिंह की इज्जत करता हूँ, मैं उनके पैर छूता था। अगर लेकिन मैं छूता था, लेकिन अखिलेश यादव ने उनके साथ ऐसा कि मैं भी तो वही कह रहा हूं सर, वही चलाया जा रहा है जो आप लोग बोल रहे हैं। अरे इतनी इज्जत थी तो ये बात को उठाते ही नहीं। अच्छा, आपने एक बार बताइए, मुझे भी बड़ा अफसोस होता है, क्या भदौरिया जी ने सोचा था
कि नरेंद्र मोदी जैसा यशस्वी इंसान 58 इंच का सीना लेके इतने प्रिय नेता आडवाणी जी को धोखा देंगे? क्या सोचा था देश ने? आप बताइए। क्या मैं तो मुझे तो क्या अफसोस धोखा है दिया और मैं सर? विनम्र राज भाई, निवेदन करूंगा। राज भाई, आप मैं लोग ने विनम्र क्या धोखा निवेदन दिया ना? करूंगा राज भाई, भदौरिया धोखा जी बताइए से। ना, क्या दिया? क्यों नमस्ते तक नहीं लेते उनकी? कौन नहीं प्रधानमंत्री लेता? के दावेदार वो थे। कौन नहीं भारतीय लेता जनता है सर? पार्टी को उन्होंने सींचा। सर, भारतीय जनता राज भाई, पार्टी अगर राज यहाँ भाई, तक आई तो वो राज भाई, आडवाणी जी का रोल था, राज भाई, नरेंद्र मोदी जी का कोई रोल नहीं। राज भाई सुन तो लीजिए ना। कभी आप कहते हैं आडवाणी जी का रोल था, और कभी कहते हैं आप किसी सुषमा स्वराज का रोल था, नहीं, मैंने नहीं कभी कहा। कभी ये किसी बताइए। और का नाम ले नहीं, लेते हैं मेरा- आप, इनका रोल था। मेरी बात पहले सुनिए। ये तो मैंने तय कर कहा- लीजिए रोल किसका था। एक और बात, रोल थोड़ा थोड़ा तो मेरा भी है, मेरी पार्टी में रोल, लेकिन एक बात देखी जाती है, आडवाणी जी ने जो अपना जीवन व्यतीत करा, उनके पास क्या हालत है धर्मेंद्र भाई भी जानते हैं। और मैं एक और बात विनम्र निवेदन करूंगा भदौरिया जी से, भदौरिया जी कभी दोबारा मत कहना। ठीक है। हम जैसा सैनिक, अब सुन लीजिए, अब आपको, अगर मुलायम सिंह जी को सीने में बैठा ले तो भी उनके कर्ज को नहीं मिटा सकता। पता है आपको? अगर कारगिल में, श्रीनगर में, ले लद्दाख में अगर आदमी सैनिक मर जाता था, उसकी लाश सड़ जाती थी। धर्मेंद्र भाई धन्य हो वो मुलायम सिंह जी जिन्होंने ये करा। अब पूरी बात सुन लीजिएगा मेरी। जिन्होंने ये करा, कानून बनाया कि अगर सैनिक मारा जाएगा उसकी अफसरों की तरह उसकी भी जांच से आएगी और डीएम और एसएसपी अगवानी करेंगे। और एक मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, जब पुलवामा हुआ, सीआरपीएफ के जवान मारे गए, वहां जाने की बजाय पालम एयरपोर्ट पे उसकी डेड बॉडियों को बुलाया गया। इसने भी मनीष भाई पूरे देश को देखा और विश्व में शर्मिंदगी उठानी पड़ी, ये भी मैं जानता हूं। और मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, कल रावण जलेगा। मेरा फोन कट गया। नहीं, हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है? हाँ भाई, हाँ भाई, मैं फिर कह रहा हूं, कल आप भदौरिया जी, आप सब लोग मिलके रावण को बाद में जलाना, अपनी कुरीतियों को जलाना, अपनी कुरीतियों को जलाना। ठीक है, ठीक है। भदौरिया जी जवाब दीजिए। माफ कर दो। भदौरिया जी जवाब दीजिए। बहुत अच्छी बात है मनीष जी, जो राज भाई कह रहे थे कि मुलायम सिंह जी ने किया, बहुत बोले ये कोई कर नहीं सकता है। वही मैं इनसे जानना चाहता हूँ, ये कार्य मुलायम सिंह जी ने कर दिया जो थोड़े दिन के लिए आपकी सरकार में साथ में रहे, और आपने 7 साल में ऐसा क्यों नहीं किया? आप 7 साल बाद क्या करते रहे? क्या आर्मी की दलाली करते रहे? आप वो का घोटाला करते रहे, अगस्ता वेस्ट का घोटाला करते रहे, आप गुस्सा नहीं होना है, आप बिल्कुल गुस्सा नहीं होना है। सुने ठीक है बता, सुने आप 60 साल तक क्या करते रहे? आपने क्यों नहीं किया? मैं बिल्कुल मुलायम सिंह जी को इस बात के लिए धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो आर्मी के लिए ये कदम उठाया, बड़ा सराहनीय था, क्योंकि वो क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की पीड़ा को समझते थे। मगर कांग्रेस ने 60 साल क्यों नहीं समझा? क्या कांग्रेस दलाली करती रही आर्मी के सामानों की? वो फोर्स में दलाली करी आपने आर्मी के लिए, यहाँ तक कि आपने आर्मी की लाइफ जैकेट है उसका भी प्रबंध नहीं कराया। आज हमारे सैनिक जो है ना, लाइफ जैकेट के विरुद्ध डेली शहीद होते थे। आज देखिए लाइफ जैकेट, आर्मी तो आती, पुलिस वालों के भी लाइफ जैकेट है, क्योंकि हमारे यहाँ उनका पुल निर्माण हो रहा है। तो आप राज भाई इस तरह की बातें ना करेकर शर्म आना चाहिए आपके नेताओं को और आपकी पार्टी को, जो 60 साल में न सेना को सशक्त बना पाए और न देश के लिए कुछ कर पाए। काम किया है कांग्रेस ने, सिर्फ एक ही काम किया है, देश को जाति, धर्म, मजहब, पंथ में बांटा है और दलाली की है और देश को किस तरह से लूटा है। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं किया। बोलिए आप। ठीक है राज भाई, जल्दी से जवाब दीजिए। मैं भदौरिया जी एक बात कहने वाला हूँ, ये जो आप बोल रही हो ना, ये जो चेहरा नूरानी है ना, चेहरे में जो रौनक है, बताऊं वो किसकी है? कह दूं? ये जो जैकेट इतना प्यारा दिख रहा है, जो पेंशन मिल रही है, अगर यही भारतीय जनता पार्टी 25 साल पहले सरकार पे आ जाती, 28 साल पहले आ जाती, संभवतः आपने भी 20, 22, 24 साल, अगर आप ऑनररी कैप्टन आए तो 28 साल सर्विस करी होगी, आपको भी पेंशन न मिलती। आप ये बता दीजिए, आप तभी बोल रहे हो, आप लोग क्या है ना, खुददारी नहीं है आपके अंदर। दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ, क्या लाइफ जैकेट मिल रही है? क्या मिल रहा है? क्या वाकिफ हो आप? अच्छा बताओ। आज गुस्सा नहीं होना, मैं गुस्से से नहीं हूँ, आज रामनवमी है, गुस्सा नहीं होना है। आप बता दो क्या मिल रही है? वहां मर जा रहे हैं। आज पता क्या हुआ है? बाप हुआ 20 साल पहले भर्ती, बेटा उसके सामने भर्ती होगा और बाप से पहले रिटायर होके आएगा। अरे आप मुझे बताइए, अच्छा सच बात बताना,
अबाउट दी पार्टी, छोड़िए पार्टी की बात, बीजेपी कांग्रेस की नो टॉकिंग। आप ये बताइए, क्या अग्निवीर, सीने पे हाथ रखवा दूंगा, अग्निवीर क्या ये सही पॉलिसी है? ईमान से बता दो, चाहे ईमान से बता देना भाई, मैं कसम कह रहा, आप कह दोगे मैं मान जाऊंगा, लेकिन जब डिबेट से हटूंगा तो पश्चाताप होगा घर में। आप मत पूछना मेरे से ज्यादा, मैं आज कह रहा हूं, मेरे भाई उम्र में मेरे से 2-4 साल बड़े होंगे, मैं आर्मी के अंदर घुसा हुआ, फिर कहता नहीं हूं, मैं कहता नहीं हूं, मैं आर्मी को जड़ से जानता हूं और ऐसा गर्व से कहता हूं, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो आर्मी के लिए जीता हूं, आर्मी के लिए मरूंगा। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, कारगिल का अच्छा ये जो अग्निवीर है, भाई इतना बता दो भाई, सच बोल देना भाई, अब आप भी पार्टी हाथ रख के कहना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन राज भाई यहाँ पर तो ये भी देखिए ना, ठीक है हम जवाब ले लेते हैं, ठीक है भदौरिया जी जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दीजिए। बहुत अच्छी बात है, अगर राज भाई इस बात को समझ जाते कि अग्निवीर क्या चीज है तो शायद इस पर या तो यह चर्चा ही नहीं करते, और अगर इसके बारे में ये जानते हैं तो जानबूझ के इसको नकारना चाहते हैं। अग्निवीर वो है जिस तरह से आपने देखा है इजराइल में 3-3, 4-4 साल की जो है ना ट्रेनिंग करके और फिर वो वापस आ जाते, आज उनकी जरूरत पड़ी है और वो आज अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, और पूरे विदेशों में भी बसे थे, वहां पे भी पहुंचे हैं जाके इजराइल में अपने देश के लिए, इसलिए अग्निवीर तैयार किए गए। अग्निवीर की आप नौकरी मत ये काउंट करिए, अग्निवीर हमारे देश के लिए रिजर्व सैनिक है, ना कि वो परमानेंट सैनिक है। परमानेंट है वो तो रहेंगे ही, उनकी पेंशन भी लागू, उनका सब कुछ लागू है। अग्निवीर हमारे यहाँ सिर्फ इसलिए तैयार किया है कि वक्त पे अगर हमें जरूरत पड़े तो हमारे देश में 2-3-4 लाख रिजर्व सैनिक रहे। तो आप लोग इस बात पे जिस दिन सोच लोगे उस दिन आप इन चीजों को भूल जाओगे, मगर आप तो देश को फटफटाई नहीं देना चाहते हो, आपने कहा देश पड़े, आप तो हर देश को बांटने के पूर्व लगे हो, इसलिए आपको ये अग्निवीर अच्छे नहीं लग रहे। इसका जवाब भी ले लेना। ठीक है जल्दी से 5 सेकंड, जल्दी से 5 सेकंड, फिर धर्मेंद्र भाई आपके पास आते हैं। 5 सेकंड राज शर्मा जल्दी से। पिछड़ा, अति पिछड़ा ब्राह्मण बनिया, अति पिछड़ा बनिया, शुडल कास्ट, अति शुडल कास्ट, लेके चले तो हिंदुत्व को बांट दिया, हिंदुत्व को अब भी सर उठा के देख रहे हो, लेके चले तो हिंदुत्व को बांट दिया, हिंदुत्व को। यूपी में मुसलमान और हिंदू, हरियाणा में कितनी जातें बताई आपने हिंदू की? 26। महाराष्ट्र में कितनी बताई? 33। कहाँ है वो? आप अच्छा खाइए, आप आज से जब से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दो, मैं कह रहा हूं 1990 से पहले मैं सिर्फ इतना जानता था ये मुसलमान है, हम हिंदू हैं, मैं यादव भी नहीं जानता था। मैं कह रहा हूं मेरी एक एज है भदौरिया साहब, मैं दिल से बोलता हूं, मैं अब 90 के बाद से जानने लगे ना, 90 के बाद से जानने लगे ना। अरे जाने का और 2014 के बाद तो नहीं, 90 के बाद से जानने लगे ना, तो 90 के बाद से तो आप लोग की सरकार रही है जनाब। कहाँ गिरा ये भी नहीं पता चल रहा आपको। वही तो कह रहे 90 के बाद से जानने लगे, और ऐसा जाने कि अब तो कैसे तोड़ना है वो भी जान गए आप लोग ना। अब हम पे इल्जाम लगाओगे? हम इल्जाम नहीं, हम सर पूछ रहे हैं सर, हम तो पूछ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आपने सुना था सर, आप ही ने तो कहा ना 90 के बाद से आप जाने, तो 90 के बाद से जाने तो जो भी जाना है आपने, अब तो जातीय जनगणना ले लेके बात कर रहे हैं आप ना। ठाकुर साहब, भदौरिया साहब, आप ठाकुर हो, ठाकुराई दिखाओ और पूरी बात ओपन। और आप भी तो पंडित है महाराज, यहाँ ठाकुर पंडित मत कीजिए, आप भी पंडित है, ठीक है। धर्मेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र भाई, और एक ठाकुर और भी है, ऐसा मत कीजिए, एक ठाकुर और भी है, ऐसा मत कीजिए, 2 ठाकुर 1 पंडित है, ऐसा मत कीजिए। धर्मेंद्र भाई भी हमारे ठाकुर ही है, ठीक है धर्मेंद्र भाई। और ठाकुरी मनीष जी, भदौरिया साहब ने बड़ी चालाकी से बताया कि इजराइल कोई नहीं कर रहा। भदौरिया साहब से केवल 2 प्रश्न पूछिएगा ईमानदारी से। अभी चुरकुट कहा है, आगे कुछ और भी कहेंगे। नहीं, भदौरिया साहब से ईमानदारी से पूछिएगा, चूंकि आप सेना से रहे हैं, पिछले 5 साल में सेना में अस्थायी कितनी भर्तियां हुई? अगर सेना की भर्तियों के साथ इसको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते तो पूरे देश को कोई आपत्ति नहीं थी, केवल संख्या ही निर्धारित करते, बल्कि पूरे देश के नौजवानों को कह देते सबको इजराइल की तरह 2 साल, 1.5 साल, 3 साल सेना में नौकरी करना इंपॉर्टेंट है, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, पूरा देश खुश हो जाता। लेकिन शायद भदौरिया साहब ने पूरी बात नहीं बताया कि सेना में भर्ती रोक करके जो अस्थायी सैनिक होते थे उनकी जगह पे अग्निवीर भर्ती की जा रही। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि कभी ईश्वर न करे हम लोग युद्ध के पक्ष में नहीं है,
कि किसी से युद्ध हो, लेकिन अगर युद्ध थोपा गया और युद्ध लड़ना पड़ा तो हम किनके भरोसे लड़ेंगे? उन्हीं अग्निवीरों के भरोसे। हमारे पास इजराइल के पास अपनी सेना है, उस सेना से अलग उन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक को कम से कम 2 साल सेना में सेवा करना उनके यहाँ अनिवार्य है। उसके तहत जो लोग ट्रेनिंग लिए वो लोग जगह जगह जाके लड़ रहे हैं। भदौरिया साहब, अग्निवीर और सेना के घालमेल मत करिए कि पिछले 5 साल में कितने प्रॉपर अस्थायी सैनिकों की भर्ती आपने की है, केवल यही एक आंकड़ा दे दीजिए। ठीक है, भदौरिया जी जवाब दीजिए। धर्मेंद्र जी को मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, और इस बात को ये अच्छी तरह अगर समझने की अगर कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और अगर खाली एजेंडा रखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। हमारे यहाँ हर साल 15% सैनिक रिटायर होते हैं, आर्मी के, एयरफोर्स के और नेवी के, तीनों सेना को मिला के 15% हर साल रिटायर होते हैं। और हमने प्रावधान अग्निवीर में तो 25% का रखा है कि इसमें जो नौकरी करना चाहेंगे वो 25% इसी में से परमानेंट सैनिक बनेंगे। हमारे वो सैनिकों की संख्या कम नहीं हुई है, उनकी तो सर फिर उनका फिर से एग्जाम होगा ना? भदौरिया उसमें साहब पिछले क्या 5 होगा? साल में, अरे आप नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, आप हमसे नहीं मैं ज्यादा समझ रहा हूँ, आर्मी मैं थोड़ी समझ रहा जानते हूँ, हैं। मैं आर्मी में रह के मैं आया हूँ। अग्निवीर से इतना ऊपर उठ समय के आ निकाल पाइए। आप जिस आदमी ने बेसिक ट्रेनिंग कर ली, अग्निवीर क्या है? अग्निवीर सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग करता है। बेसिक का मतलब है हथियार, छोटे हथियार, लाइट मशीन गन को चलाना, खोलना, जोड़ना, उनका ये सिखाया जाता है। अरे वो बेसिक कच्चा ट्रेनिंग बनाना शुरू कर देगा भाई। इसी होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ? बेसिक ट्रेनिंग अरे रिटायर आएगा 22 साल के लड़के की उम्र क्या होती है? 24 साल की। सुने लल्ला होता है। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, समझो बात चिल्लाएंगे तो को। समझ में सुन नहीं लीजिए, आएगा। सुन लीजिए राज भाई, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। हाँ। चिल्लाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। बेसिक ट्रेनिंग जो होती है, जिसको बोलते हैं 9 महीने की, 5 मतलब 20 वीक, लगभग 9 महीने हो जाते हैं, 20 वीक की ट्रेनिंग होती है। 20 वीक में कोई भी आर्मी हो, चाहे एवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे अपनी थल सेना हो, और इनमें भी अलग अलग कोर हैं, इन्फेंट्री है, ऑर्डिनेंस है, एएससी है और आरटी है, इनमें भी अलग अलग कोर हैं। मगर 20 वीक की जो बेसिक ट्रेनिंग है वो सबको दी जाती है। उसके बाद होता है ट्रेड वर्क। ट्रेड वर्क बोलते हैं कि जिसमें आप काम करने गए हैं, कोई क्लर्क है, कोई गनर है, कोई ड्राइवर है, कोई ऑपरेटर है, इसको बोलते हैं बेसिक ट्रेनिंग। तो 20 वीक की ट्रेन सबको दी जाती है। उसके बाद होता है ट्रेड वर्क। फिर उसमें जो है ना 1 साल की है, किसी की 2 साल की है, वो अपनी ट्रेड वर्क की ट्रेनिंग करते हैं। जो अग्निवीर के बाद जो 25% परमानेंट होंगे, उन्हें ट्रेड वर्क ट्रेनिंग कराई जाएगी, उन्हें बेसिक नहीं कराई जाएगी, क्योंकि बेसिक तो वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप समझने की कोशिश करें, खाली उसका बूमर बना के हवा हवाई ना करें। लेकिन भदौरिया साहब एक मिनट, हाँ। नहीं 1 सेकंड मनीष जी। हाँ। भदौरिया साहब से मेरा सिंपल सा सवाल था कि आप कह रहे हैं 15% लोग प्रतिवर्ष रिटायर होते हैं, तो पिछले 5-7 सालों में लगभग 50% मैन पावर सेना में घटी होगी, मतलब आपके हिसाब से 40%, 50%, 55%, कुछ आसपास जो भी जाकर पहुंचा होगा आंकड़ा। पिछले 5 साल में, मैं अग्निवीर को छोड़िए, किनारे करिए, पिछले 5 साल में भदौरिया साहब भारतीय सेना में अस्थायी नौकरी कितने लोगों को मिली? कितने लाख पदों पर आपने भर्तियां की? मैं केवल एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, कितने सैनिकों को भर्ती आपने की? बताइए, भारत जवाब मांगता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात धर्मेंद्र ने जो सवाल पूछा है, मैं बहुत धर्मेंद्र भाई ने अच्छा सवाल पूछा है, इसमें कहीं कोई मैं गलत नहीं मानूंगा। ये सत्यता है, कोरोना काल में भी आर्मी की भर्ती बंद नहीं हुई है, क्योंकि आर्मी के सैनिक कभी हम कम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमारी देश की मेन पावर है और मेन पावर को कभी कम नहीं कर सकते। तो भर्ती आर्मी की और नेवी की किसी की भी कभी बंद नहीं हुई है। जितने सैनिक अगर हमारे रिटायर होते हैं, उससे 1-8% बढ़ के भदौरिया जी, क्योंकि ये समझना जरूरी है, ये एक मेन मुद्दा रहेगा अग्निवीर, कांग्रेस इसको उठाएगी, एक मेन मुद्दा है ये अग्निवीर। और इसे शायद जिस तरह से आप कर रहे, मेरी भी कुछ सैनिकों से बात हुई थी, मैं भदौरिया जी मैं गलत नहीं बोलूंगा, जो सच है वो मैं बताता हूँ। कुछ सैनिकों से मेरी बात हुई थी, होती भी रहती है उनसे, वो कुछ सैनिक जो है इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, हो यार भाई, बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं थे, अग्निवीर के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था, तमाम तरह की बातें हमें कमियां गिना रहे थे। लेकिन फिलहाल जो आप लोगों ने डिसीजन लिया, क्या सोच के लिया वो तो, और जो भी सेना के आला अधिकारी थे क्या सोच के लिया वो तो एक अलग बात है। लेकिन उस पर एक बार देखिए, कोई गलत बात नहीं है कि अगर कोई हम डिसीजन लेते हैं, अब उस डिसीजन को अगर हमें बदलना पड़ता है, अगर कुछ अच्छा हो रहा है और बदल दिया जा रहा है,
तो उसमें भी कुछ गलत नहीं। बहुत सारी सरकारें आती हैं, कुछ डिसीजन होते हैं जो ले लिए जाते हैं, बाद में अगर उसके रिव्यू किया जाता है, अगर सही नहीं पाया जाता है तो बदला जा सकता है। तो भदौरिया जी इस ओर भी ध्यान देने वाला है। फिलहाल हमारे पास समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सभी मेहमानों का अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तुम्हारे इस खास पेशकश से बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैन न्यूज़। नमस्कार।